प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम G20 पर एक खास प्रोग्राम लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं, जिसमें आपसे हम बातचीत करवाएंगे श्री दीपक शिमाल साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं दैनिक नवज्योति के बांसवाड़ा से। आदरणीय शिमाल साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी। प्रणाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर। देखिए, इस बार G20 का जो मोटो रखा गया है, जो थीम रखी गई है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जैसा। देखने में आता है कि बहुत विषमताएं हैं, बहुत मुश्किलात हैं दुनिया के सामने, लेकिन जब हम भारतीय संदर्भों में इसको लेकर के देखते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ सहकारिता के भाव से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहें तो मैं समझता हूं कि विश्व की बहुत सारी समस्याएं हम आपस में मिलजुल करके हल कर सकते हैं। हम अगर प्राचीन समय को भी देखें, क्योंकि भारत की बात आती है और एक नेतृत्व की ओर बढ़ता हुआ भारत हम लोग कह सकते हैं, पूरी दुनिया आज भारत को बहुत ही ज़्यादा आशा की दृष्टि से देख रही है। G20 की जो बैठक होने वाली बहुत अहम बैठक है और इसका जो उद्देश्य आपने रखा हुआ है हम लोगों ने कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया को एक परिवार में पिरो, तो एक साफ संदेश हम दुनिया को दे रहे हैं कि आप किस तरीके से शांति की राह पे आ सकते हैं और प्रगति के पथ बढ़ा सकते हैं। जब अलग अलग देशों के लोग आएंगे, भारत को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं प्रमोद जी आपको बताना चाहूंगा कि किन्हीं देशों में विवाद चलता है तो उन विवादों के बीच में भी एक रास्ता तलाशने के लिए भारतीय नेतृत्व की ओर देखती है। तो सबसे पहले तो एक भारतीय होने के नाते मैं आपको भी उसके लिए बधाई देना चाहूंगा और हमारे सभी श्रोताओं को भी कि हम उस देश के लोग हैं कि जहां दुनिया देख रही है कि शांति का रास्ता या हमारे देश की आंतरिक शांति कोई दे सकता है तो वो भारत का कोई लीडर दे सकता है, तो उसके लिए हमको गर्व होना चाहिए। और ये सम्मेलन निश्चित रूप से हर दिशा के अंदर दुनिया को, क्योंकि अभी दुनिया आप आर्थिक ले लो, पर्यावरण की दृष्टि से ले लो, किसी भी दृष्टि से आप ले लो, हथियारों की होड़ ले लो, दुनिया में चारों तरफ जो स्थितियां हैं, तो इन स्थितियों के अंदर जो G20 है, क्योंकि इसका जो मूल जो स्थापना हुई थी, इसके पीछे ध्येय यही था कि किस तरह से इस बढ़ते वैश्विक युग में हम शांति के साथ में आए। तो बहुत अच्छी थीम के साथ हम लोग चलेंगे और मुझे विश्वास है G20 से जो नतीजे हमारे सामने आएंगे, क्योंकि हम लोग उदयपुर में भी देख चुके हैं, पिछले साल ही उदयपुर में हुआ था, तो उसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ा। आप देखिए, अलग अलग देशों के लोग आते हैं, वो न केवल हमारी बात सुन रहे हैं वरन आम भारतीयों को देखना और समझना भी उन्होंने शुरू किया है। तो प्रमोद जी, मेरे हिसाब से ये बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है और दुनिया को कहीं ना कहीं एक नई दिशा मिलने वाली है, जहां पर आदमी, क्योंकि इंसान है, वो एक विस्तार की नीति लेके चलता है या प्रगति की नीति लेके चलता है, लेकिन हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सबको देख के चलते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई शिमाल साहब। निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे विश्व को निमंत्रण देती है कि हम मिलजुल करके अपनी समस्याओं का समाधान करें और ठीक से विकास हम करें। विकास की जब बात आती है तो अभी हमारा देश सबका विकास लेकर के साथ चल रहा है और इस प्रक्रिया के तहत जो हमारे कस्बे हैं, जो हमारे शहर हैं, जो हमारे गांव हैं, वो किस प्रकार से इस नई व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, वो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है प्रबोध जी आपने। मैं बांसवाड़ा के क्षेत्र में ही, आपने क्योंकि पूछा है प्रभाव कहाँ पड़ता है। आज विश्व के लोग, क्योंकि हम लोग जनजाति बहुल क्षेत्र में गिने जाते हैं, इस क्षेत्र को पिछड़ा भी गिना जाता है, लेकिन विश्व को एक नई दिशा देने की परंपरा जो है इस वागड़ क्षेत्र में है। प्रमोद जी, उसको कहते हैं नोतरा प्रथा। ये नोतरा प्रथा ऐसी प्रथा है जिसको सहकारिता का दूसरा रूप आप मान सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहां पर एक आयोजन हो रहा है वहां पर लोग अपने घर से कच्चे चावल, कच्ची दाल, भोजन सामग्री है जो खाद्य सामग्री लेके जाते हैं और वहां पर भोजन निर्मित होता है। तो ये जो नोतरा प्रथा है, इसका मूल उद्देश्य एक दूसरे को सहयोग करना। तो हमारे भारत का, और इस भारत में जनजाति जिसको पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है,
अलग अलग तरह की कल्पनाएं की जाती कि आदिवासी लोग ऐसे होते हैं या ये ऐसे होते, उनकी एक कल्पना, उनका रूप अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन जब उनकी प्रथाओं परंपराओं को देखा जाए तो आप उस वैश्विक युग में प्रगति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। जिस आदमी के पास में कुछ नहीं है, वो 1000 लोगों को आमंत्रित कर रहा है घर पे भोजन के लिए। 1000 लोग आ रहे हैं, वो कैसे खिलाएगा ये उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सारा कच्चा सामान तो मेरे पास आने वाला है, वहाँ भोजन करेंगे। और इस बहाने जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं ये लोग, तो यही परंपरा आज विश्व को जरूरत है। जो नोथरा प्रथा है प्रमोद जी, वो नोथरा प्रथा इस विश्व को, इस मशीनी युग को, इस तकनीकी युग को नई दिशा दे सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में है और हम लोग संभवतः इसका उतना लाभ नहीं ले पाते हैं या उसको दकियासुनी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो एक परंपरा है दुनिया को नई दिशा दे सकती है। दीपक साहब, देखिएगा कि आज वास्तव में पूरे विश्व को एक नई सोच की आवश्यकता है भी, क्योंकि एक तरफ जहां विश्व के सामने हिंसा के प्रश्न हैं, हिंसा की चुनौतियां हैं, आतंकवाद है या दूसरे जो कारण हैं घुसपैठ के, देशों को बिखेर देना चाहते हैं, वहीं हम पूरे देशों को जोड़ करके साथ लेकर के चलते हुए आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार और वित्तीय स्थितियां, इन सब मूल्यों को लेकर के, इन पक्षों को लेकर के इन बैठकों में बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है कि जब हम देखते हैं भारतीय संदर्भों में, तो ये जो बैठकें होंगी, इसके बाद नए विश्व के सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी होंगी जिन पर हमें फोकस करना हो? जी प्रमोद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली चीज आती है जीवन शैली, क्योंकि जिस तकनीकी को लेके विश्व आगे बढ़ चुका है, या कई लोगों को हम विकसित देशों की श्रेणी में मान लेते हैं, लेकिन वो लोग अगर कहीं शांति की तलाश में आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर आते हैं। उनका जो जीवन शैली का बदलता नजरिया है, आप देख लीजिए कई देशों में कोई भजनों में रम गया है तो कोई वेद के ऊपर अध्ययन कर रहा है, तो कहीं आप जाके देखो गीता के ऊपर शोध हो रहे। मतलब विदेश के भी सारे लोग भारतीय जीवन शैली को, उस पद्धति को अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन का लाभ ले रहे। और उसका सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है, जब तक आप अपनी जीवन शैली परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का भला नहीं हो सकता। आप कितने ही आधुनिक संसाधन बना ले, लेकिन इंसान को, जैसे कहते हैं ना सर, अपने एक किस्सा है कि साहब आजादी तो आजादी होती है, अगर सोने के पिंजरे में भी किसी को बांध के रख लोगे तो वो उसे सुकून नहीं मिलना। तो आपको सुकून भारतीय सिद्धांतों में, भारतीय जीवन शैली में मिलने वाला है। जिस तरीके से अभी हमने वागड़ क्षेत्र की बात करी, तो उस वागड़ क्षेत्र को आपने भी देखा है, कहीं पानी है तो कहीं सूखा है, कहीं एक तरफ संभाग का सबसे बड़ा माही बांध हमारे पास है, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर आती कि कई लोग गड्ढों में से पानी निकाल के पीने को विवश है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दुनिया एक तरफ सिर्फ संसाधनों पर निर्भर होना चाहती है, तो यही तो संदेश आपको और हमको देना है। और मेरे ख्याल से G20 ये संदेश जो छिपा हुआ संदेश है, क्योंकि आप और हम और दुनिया के सामने तो विद्वान लोग आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि वो लोग ये निचोड़ लेके आएंगे कि भारतीय लोग आखिर खुश कैसे रहते हैं। और ये जो जीवन शैली की बात आपने कही है, निश्चित रूप से किफायती जीवन शैली भारतीय दर्शन में हम देखते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार हमारा मूल आधार है जीवन शैली का। निश्चित रूप से विश्व के सामने जो जीवन शैलियां, वो बहुत महंगी जीवन शैलियां हो गई हैं, बहुत मशीनों पर डिपेंड करने वाली जीवन शैलियां हो गई हैं। लेकिन जहां पर मनुष्य के श्रम की बात करते हैं, मनुष्य के अस्तित्व की बात करते हैं, वहां भारत सबसे आगे दिखाई देता है। तो ये तो तय सी बात है कि इन अर्थों में हम पूरे विश्व को मजबूत करेंगे। किंतु यहाँ पर यह बात मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से हम पूरे विश्व के लिए जीवन शैली का निर्धारण कर सकते हैं। क्या वो एक जैसी नीरसता से भरी जीवन शैली नहीं हो जाएगी अगर वो एक ही देश में एक ही तरीके से लोग जीते रहेंगे? तो आपसी समन्वय जब होगा जीवन शैलियों का,
तो और ज्यादा निखार आएगा। इसे आध्यात्मिक सवाल भी मान लिया जाए और इसे वास्तविकता के करीब भी मान लिया जाए। आप जिसको नीरस मानते हैं, क्योंकि जो संसाधनों के उस दौड़ में है, उसमें जंजालों में फंसा हुआ है, उसे ये नीरस जीवन लगेगा। लेकिन जीवन का रस कहाँ आता है, घटना का जिक्र आपको और करना चाहूंगा। तो बांसवाड़ा में एक घोटिया अम्बा क्षेत्र है, पौराणिक स्थली। बताया जाता है कि पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने उस जमाने में 80,000 ऋषियों को भोजन करवाया था, आम रस और आपके चावल का भोजन कराया था। तो उसके साथ जुड़ी हुई भावना आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस पहाड़ी के ऊपर इतने 80,000 लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा, वो भी ऋषियों का, जिनको शुद्ध चाहिए। तो वो आम और वो चावल, वो खेती किसने दिया साहब? किसी और देश से नहीं आया था, इसी धरती से उपजा हुआ, इसी पहाड़ी से उपजा हुआ, जहाँ एक तरफ मैंने आपको दोनों अंतर बता दिए कि एक तरफ पानी है तो एक तरफ सूखा है, लेकिन उसके बीच में भी जीवन में रस आम की तरह घोटिया अम्बा प्रमाण है उसका। तो जो जीवन का वास्तविक रस है, वो आपको, जिसको आप अभाव कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ वो भाव है। यहाँ कोई आपको भूख से मरता हुआ दिखाई नहीं देगा, जी, प्यास से मरता हुआ दिखाई कोई नहीं देगा। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में भी अगर इस जनजाति क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को देखा जाए तो G20 वाले भी जो देश आएंगे, इस जीवन शैली को देखेंगे तो प्रमोद जी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और जहाँ तक प्रभावित होने की बात है, ये भी प्रभाव वाली बात दिखाई देती है कि इससे पर्यटन को भी, स्थानीय जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, वो भी अर्थव्यवस्था में अपना और ज्यादा योगदान दे पाएगा। बिल्कुल प्रमोद जी देंगे। कई लोग आते हैं, आज विदेश के कई लोग इस बांसवाड़ा की धरती पे आके भारतीय परंपराओं से शादी कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि ये जीवन शैली उनके पास में। एक अमेरिका का जोड़ा आया था साहब यहाँ, तो उसमें औरत ने अपना नाम उमा रखा और आदमी का नाम शंकर, अमेरिका के रहने वाले। अब वो अपना नाम परिवर्तित, बेप्रमाण है। तो उमा और शंकर अपना नाम अमेरिका में रहने वाला रख रहा है, लेकिन हम लोग उमा और शंकर को नहीं समझ पा रहे हैं। यही प्रमोद जी हमारे आके जो होता है कि हम लोग अपनी वस्तु का आकलन नहीं करते। वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा न बाहर आन गांव का सिद्ध। तो यही है कि हम जो हमारे जीवन मूल्य है उनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज आप बताइए, इस वैश्विक युग में, तकनीकी युग में गीता को क्यों पढ़ा जा रहा है? जी, जो उसके ऊपर शोध किया जा रहा है। और आप जितने वक्ता आएंगे वो गीता का कहीं ना कहीं उल्लेख करते हुए नजर आएंगे। तो यही हमारे देश की अपनी संस्कृति है, अपना रस है। और जो G20 का मूल उद्देश्य जो रखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम का, निश्चित रूप से वही रस लेने के लिए अलग अलग देशों के लोग आ रहे हैं। और आएंगे तो उनको पर्यटन की वो अपार संभावनाएं भी दिखेगी, सामने दिखेगा। आपको क्या लगता है, भारत में इन्वेस्ट करने की जो गति है उसमें तेजी आएगी? जी बिल्कुल आएगी। उसका रीजन है, अभी जैसा आपने खुद ने बताया कि भारत को एक नई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और नई आशा के रूप में देखा जा रहा है। शक्ति से ज्यादा कहूंगा आशा, क्योंकि दुनिया ये देख रही है कि भारत क्या कह रहा है या क्या कर रहा है। तो आपका जो आधार है जीवन जीने का, वो सबसे बड़ी, आपका नेतृत्व तो है ही है, लेकिन उसके पीछे जुड़ा हुआ भारत का एक आम आदमी है जिसकी सोच अपने अपने इतनी परिपक्व है कि मैं उसको कहूंगा कि हम लोग ब्रह्मांड तक अपनी शक्तियों को पहुंचा सकते हैं। तो उसका एहसास कहीं ना कहीं होना है, और वही एहसास प्रमोद जी निश्चित रूप से समृद्ध सुखी संसार का आधार होगा। तो दीपक शिमाल साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे तमाम सुनने वाले मित्रों को बताई। हम समझते हैं कि इस अवसर पर ये जान लेना भी जरूरी है कि आप G20 के संदर्भ में पूरे भारतीय मित्रों को और दूसरे देश में जो हमें सुन रहे हैं, जहां भी, उन तमाम श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तो वो कहावत है प्रमोद जी, कंकर कंकर शंकर। और G20 में जो आएंगे वो कंकर कंकर को शंकर जिस दिन आपने समझ लिया है, समझ लीजिए कि दुनिया का भला हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि सब कुछ वही आपको मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से हम लोग एक संदेश भारत का आम आदमी देगा। मैं ये कहना चाहूंगा, हर आदमी को महसूस होना चाहिए कि हमारी जीवन शैली को लेके निश्चित रूप से दुनिया में बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शिमाल साहब। इसी
संदेश के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।